यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जिसमें पूरी पॉपुलेशन वुमेन है। वहाँ पे एक भी मैन नहीं है और कई लोग तो उसे वर्जिन आइलैंड भी कहते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि उन वुमेन्स के प्रजातियों के पास एक ऐसा मैजिकल बीज है जो उनकी एज को 10 टाइम स्लो कर देता है नॉर्मल मैन से। मतलब कि वो काफी ज्यादा जी सकती हैं। ये सारी चीजें सभी के लिए बहुत ही अलग थी, इसलिए सभी लोग वहाँ जाना चाहते थे और वो आइलैंड ढूंढने के लिए बहुत जन ने ट्राई भी किया था, लेकिन किसी को भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाता था और जो भी वहाँ जाता था बचकर नहीं आ पाता था। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर सॉन्ग, जो कि अमर होना चाहता था और वो चाहता था कि वो कैसे भी करके वो आइलैंड ढूंढे। इसलिए वो अपने आदमियों को बोलकर उस आइलैंड को सर्च करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर स्टोरी का मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम वोंग होता है। वोंग भी ये न्यूज देखता है कि मिस्टर सॉन्ग उस वर्जिन आइलैंड को ढूंढ रहे हैं और उनकी रिसर्च टीम इस काम पे लग गई है। वोंग इस न्यूज में इतना इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि उसे पता था कि उस आइलैंड पे कोई नहीं जा सकता और जो भी गया है वो वापस नहीं आया है सिवाय एक आदमी के। वो आदमी एक बहुत बड़ा रिसर्चर था जो कि बहुत पहले उस वर्जिन आइलैंड पे जा चुका है लेकिन वापस नहीं आया। और वो आदमी वोंग का फादर होता है जिसका नाम ली था। वोंग को पता था कि उसके फादर वहीं कहीं आइलैंड में फंसे हुए होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके फादर वहाँ के वुमेन्स की ब्यूटी देखकर वहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं। ये सभी बातें वोंग को अंदर से खाई जा रही थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को वहाँ जाके ढूंढेगा और वो जाकर मिस्टर सॉन्ग के एक सर्चिंग टीम में ज्वाइन हो जाता है। वो जब अपने असाइंड बोट के पास जाता है तब उसे उसका नेविगेटर मिलता है जिसका नाम यंग व्यू होता है और वो रिसेंटली पास आउट हुआ था एक नेवी इंस्टीट्यूट से और उसे पूरा इन्फॉर्मेशन था नेविगेशन का, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। यहीं पर मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी आकर वोंग को एक जीपीएस देता है जिससे कि वो उसे ट्रैक कर सके। वोंग और यंग वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। शुरुआत में तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा था कि वो अपने फादर को ढूंढने जा रहा है, पर 2 महीने बाद जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता जा रहा था वो लोग काफी निराश हो गए थे कि वो आइलैंड अभी तक उन्हें नहीं मिला। उनके खाने और पीने के सप्लाईज भी खत्म होने आ चुके थे। वोंग निराश होकर बोट पे बैठा रहता है, तभी उसे अचानक वो सेम आइलैंड दिखता है जो कि वो सर्च कर रहे थे। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे जैसे आइलैंड के पास जा रहे थे लहरें और ज्यादा ऊपर उठ रही थी जिससे कि बोट आगे नहीं जा सकती थी। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग तैर कर जाएंगे। वो लोग पानी में कूदकर तैरने लगते हैं, लेकिन लहर इतनी तेज होती है कि वो उन्हें उठाकर आइलैंड के सतह पर फेंक देती है। वो दोनों अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब वोंग धीरे धीरे अपनी आंख खोलता है तो वो बहुत सारी वुमेन से घिरा हुआ होता है और वो उसे मारना चाहती थी। वोंग को इतना तो पता चल गया था कि यही है वर्जिन आइलैंड और वो सही आइलैंड पे आया है। इसके बाद वो सारे वुमेन्स उन दोनों को अपने गांव लेके आ जाते हैं और वो उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ पर येंगू को लग रहा था कि ये सब नाटक कर रहे हैं और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी उन वुमेन्स में से एक औरत उसे मार कर नीचे गिरा देती है और उन दोनों को एक लकड़ी की केज में कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर उन वुमेन्स के प्रजाति की एक लीडर भी होती है जो कि सभी का देख रेख करती है। वो लीडर यांगू और वोंग से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और किसी को भी यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलता है। यहाँ पर यिंगू अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उनसे पूछता है कि क्या तुम सब अमर हो, क्या तुम्हारी एज घटती नहीं। यहाँ पे वो सारे वुमेन पिछले 100 सालों से रह रही थी। इसके बाद रात हो जाती है और वोंग एक चाकू निकालकर उस केज को काटने लगता है जिससे कि वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों एक जंगल में पहुंचकर वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। यांग वो निकल जाता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। वो जंगल के काफी अंदर चले गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगल के अंदर असली खतरा है। वो सारी वुमेन्स ने जंगल के अंदर जाल बिछाए हुए थे। यांगू जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उसके बाद उसके पीठ पर तीर के वार होते हैं और आखिर में उसके सर पर बहुत सारे नारियल गिर जाते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें वोंग दिखाया जाता है उनके विलेज में। वोंग एक झोपड़ी में चला जाता है और एक कोने में जाकर छुप जाता है। तभी एक औरत आती है जिसका नाम मू यान होता है और वो लीडर की बहन थी। वोंग जिस झोपड़े में घुसा था वो उसके नहाने की जगह थी और वो वहाँ पे नहाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वोंग कैसे भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक छोटी बच्ची देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है जिससे कि सभी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और वोंग का पीछा करने लगती हैं। वोंग किसी भी तरीके से बचने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो औरतें उससे बेहोश कर देती हैं और उसे अपने लीडर के पास लेकर जाती हैं। उन सभी को लग रहा था कि वोंग जानबूझकर उस झोपड़ी में गया मू यॉन को देखने के लिए और उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर यंगू आ जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उनकी लीडर डिसाइड करती है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए और वो बोलती है कि तुम दोनों को मरना होगा और वो सारी औरतें उन्हें मैरिनेट करके खा जाएंगी। तभी उनकी मेन लीडर उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों इस आइलैंड पे क्यों आए। तभी वोंग बताता है कि वो अपने फादर को ढूंढ रहा है। बहुत सालों पहले वो यहाँ पर आए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। तभी उनकी मेन लीडर बताती है कि वो उसके फादर से मिल चुकी है, लेकिन वो भी उसे ढूंढ रही है। वो इसी आइलैंड पर है, लेकिन वो लीडर वोंग को बताती है कि अगर उसका फादर उसे मिला तो वो उसे मार देगी। अब यहाँ पर
पर उन दोनों को आगे की प्रोसेस के लिए लेके जाया जाता है और उन्हें मैरिनेट किया जाता है ताकि वो औरतें उन्हें पकाकर खा सके। यहाँ पर वो सारी वुमेन उन दोनों को पकाने की तैयारी करने लगती हैं, लेकिन तभी एक औरत आकर चिल्लाने लगती है कि उनकी एक फ्रेंड पानी में डूब गई है जिसका नाम चंग हुआ होता है। वो सारी औरतें सब कुछ छोड़कर नदी की तरफ भागती हैं ताकि वो चंग हुआ को बचा सके। यहाँ पर वोंग और यंग वू को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का और वो रस्सी को जलाकर वहाँ से छूट जाते हैं। वो लोग अब नहीं रुकने वाले थे, वो लोग बीच के रास्ते यहाँ से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो सारी औरतें चंग हुआ को ढूंढ रही थी लेकिन वो मिल नहीं रही थी। जो कि वोंग एक अच्छा स्विमर था इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा। वो दोनों भागते भागते नदी में कूद जाते हैं और कैसे भी चंग हुआ को ढूंढ लेते हैं। वो जब चंग हुआ को बाहर निकालते हैं तभी यांग वो उसे सीपीआर देता है और कुछ टाइम बाद वो होश में आ जाती है। अब यहाँ पर चंग हुआ को यांग वो अच्छा लगने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और वो लीडर से कहती है कि इन्हें कुछ ना किया जाए क्योंकि ये लोग अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी। वोंग और यिंगू जब भागे थे तब वो आग से जली हुई लकड़ी को एक पेड़ के पास छोड़ के जाते हैं जो उन सभी वोमेन्स को वो सीड देता था जिससे कि वो काफी ज्यादा दिन जी सके, लेकिन उसकी वजह से वो पूरा पेड़ जल चुका था और मरने की हालत में था। उनकी लीडर उन पर काफी गुस्सा होती है और उन्हें वापस बंदी बना लेती है। वो उन्हें कैसे भी मारना चाहती थी लेकिन चंगवा बोलती है कि इन्हें ना मारा जाए। तभी लीडर अपना डिसीजन चेंज करती है और कहती है कि तुम दोनों को इस पेड़ को वापस रिस्टोर करना पड़ेगा और इसे वापस हरा भरा करना पड़ेगा और उनके पास सिर्फ 3 महीना है। अगर 3 महीने में उन्होंने ये नहीं किया तो वो लीडर उन्हें मार डालेगी। यहाँ पर वोंग और यंग वू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों अगले दिन से ही उस पेड़ को हरा भरा करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। यहाँ पर दिन जैसे जैसे बीत रहा था वो लोग उन औरतों के काफी करीब आ गए थे। वोंग और यंग वू अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी यूज करके उनके लिए शिकार करते थे और उन औरतों की सभी परेशानियों में मदद करते थे, जिससे कि उन दोनों का उन औरतों से काफी अच्छा रिलेशन बन गया था। अब जैसा लग रहा था कि वोंग और यिंग वू यहाँ पे रहकर एंजॉय करना स्टार्ट कर रहे थे। वो लोगों को अच्छा लग रहा था यहाँ पर रहना। यहाँ पर यिंग वू ने चंगवा की जान बचाई थी, इसी की वजह से चंगवा यिंग वू को लाइक करने लगती है और उसका अटेंशन पाना चाहती है। वो यिंग वू के आसपास घूमती रहती थी। यहाँ पर एक रात सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं बर्निंग फायर के आसपास। यिंग वू तो बहुत सारी लड़कियों से घिरा हुआ था, लेकिन वोंग जब एक नजर घुमाता है तब उसे एक कोने में मू यॉन डांस करती हुई दिखाई देती है अकेली। वो उसे देखता ही रहता है जैसे कि उसे वन साइडेड लव हो गया था मू यान से। वो मू यान के साथ थोड़ा बात करता है और उसे बीच पर लेके जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि वोंग और मू यान के बीच में भी एक कनेक्शन बन गया है जो कि आगे चलकर लव में कन्वर्ट होने वाला था। यहाँ पर मू यान वोंग को अपने आइलैंड के बारे में बताती है कि बहुत सालों पहले एक प्रजाति होती थी जो कि विच प्रजाति थी और वो सारे नेचर के काफी ज्यादा करीब थे, इसीलिए उन्हें नेचर से एक सीड मिला था जिससे कि वो काफी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और सभी को इस बारे में पता चला तो बाहर के लोग उन पर अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सीड की एक परंपरा थी कि उसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना पड़ता था, तो इसीलिए उन प्रजाति को कोई भी मेन लीडर होता था तो वो मरने से पहले गांव की सबसे रिस्पॉन्सिबल औरत को वो सीट दे देती थी। और अभी जो उनकी प्रजाति है उसमें वो औरत जो उन्हें ऑर्डर दे रही थी वही मेन लीडर है और उसने उस सीट को जमीन में गाड़ दिया जिससे कि वो पेड़ जम गया और इससे बहुत सारे बीज और भी निकले। ये सारी बातें सुनकर वोंग को एहसास हो जाता है कि बाकी लोगों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी वोंग और यिंग वू डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये जीपीएस तोड़ देंगे ताकि मिस्टर सॉन्ग को इस बारे में पता ना चले। लेकिन तोड़ने से कुछ टाइम पहले ही मिस्टर सॉन्ग को उन सभी का लोकेशन मिल जाता है और मिस्टर सॉन्ग अपने आदमियों के साथ उस आइलैंड पर चले आता है। वोंग और यिंग वू को इस बात का पता चल गया था, तभी वो दोनों जाकर बाकी औरतों को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके आइलैंड पर हमला होने वाला है, उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टाइम बाद ही मिस्टर सॉन्ग अपने आदमियों के साथ आ जाता है और वो अपने कुछ आदमियों को वहाँ पर भेजता है पता लगाने के लिए। लेकिन वोंग ने उन औरतों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो औरतें उन सभी का वेलकम करती हैं और उन्हें भूल से दारू पिला देती हैं, जिससे कि वो सभी बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मिस्टर सॉन्ग अपने बाकी आदमियों के साथ खुद ही आ जाता है और जब वोंग और यिंग वू उनसे मिलते हैं तो वो उन पर भी भरोसा नहीं करता और उस गाँव में आकर सारी औरतों को बंदी बना लेता है। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उन सभी औरतों से वो सीड की मांग करता है जिससे कि वो अमर हो सके। तभी उनकी मेन लीडर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उसे जंगल के बीच लेके जाती है। यहाँ पर चिंगवा मिस्टर सॉन्ग के एक आदमी को मार देती है और सभी जंगल में बिखर जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग वोंग के साथ होता है और उसने वोंग के बॉडी पर टाइम बॉम्ब लगा दिया था जिससे कि वो कहीं भी भाग कर ना जा सके। वो एक बीच पर पहुंचते हैं, वोंग और मिस्टर सॉन्ग बात ही करते रहते हैं, तभी उनकी मेन लीडर और बाकी सारी औरतें उस बीच पर आ जाती हैं और वोंग की मदद करती हैं। लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने वोंग के बॉडी पर लगे टाइम बम को एक्टिवेट कर दिया था और वो 30 सेकंड में फटने वाला था। वहाँ पे वोंग कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो नदी की तरफ भागने लगता है। उसे पता था कि अगर वो वहाँ पे रहा तो बाकी सभी को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो खुद की सेक्रीफाइस देकर उन्हें बचाना चाहता था। यहाँ पर वोंग को समझ आ जाता है कि उसके फादर ने भी इसी तरीके का सेक्रीफाइस किया था ताकि वो इस आइलैंड को बाहरी दुनिया से
बचा कर रख सके और नेचर और उनके बीच स्टेबिलिटी बना के रखे। वोंग पानी के अंदर चला जाता है और वो बॉन्ग भी फट जाता है। यहाँ पर सारे वोमेन्स और यिंग वू इसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़ जाइए और हमारी टीम इसी तरीके की स्टोरीज हमेशा लाते रहती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सी या।